नमस्कार, मैं वरुण पांचाल। हम बात करेंगे जब एक दोस्त के कहने पर मोहन ने किया मांस का सेवन। वो जब जा पहुंचे वेश्याओं के कोठे तक, आखिर क्यों किया आत्महत्या का प्रयास और क्यों लिखा पत्र जिसे पढ़कर उनके पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। किस वजह से नौकर की जेब से चुराए पैसे, ये सब जानेंगे उनकी आत्मकथा के अध्याय 6, 7 और 8 में। क्या लिखा मोहनदास करमचंद गांधी ने। अध्याय 6 में गांधी लिखते हैं कि मेरे दो दोस्त थे, जिसमें से दूसरे की शोहरत के चक्कर में पहले दोस्त ने मुझे छोड़ दिया। मेरी माँ, बड़े भैया और पत्नी को ये दोस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन पत्नी की बात मैं अभिमानी पति कैसे मानूं। घर वालों को एक कहकर मैंने मना लिया कि मैं उसे सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। बाद में समझ आया कि दोस्ती दो एक समान लोगों के बीच होती है। लोग दोष जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और दोस्ती बिना प्रभाव छोड़े रह ही नहीं सकती। मेरे दोस्त ने बताया कि बड़े बड़े लोग और कई शिक्षक मांसाहार करते हैं और मद्यपान करते हैं। ये दलीलें एक बार में नहीं दी गई थी, इन्हें कई बार सजा कर दिया गया था। ये मजले भाई भ्रष्ट हो चुके थे, उनका उदाहरण मेरे सामने था। मुझसे कहा गया कि अंग्रेज इतने बड़े हैं, इतने शक्तिशाली हैं क्योंकि वो मांसाहार करते हैं और इस तरीके से मुझे भी मांसाहार करना चाहिए। उसने कहा, मैं इतना तेज़ दौड़ सकता हूँ, कूद सकता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लगता। जबकि महात्मा गांधी इन सब में कमज़ोर थे और उन्हें लगा कि हाँ, इसकी दलीलें सही हैं और मुझे मांसाहार करना चाहिए। उन्हें पता था कि मेरे माँ बाप वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, जहाँ मांसाहार का बहुत विरोध होता है। उन्हें पता था कि अगर उन्हें पता चलेगा तो वो जीते जी मर जाएंगे कि उनके बेटे ने मांसाहार किया है। इस सब के बाद भी उन्होंने मांसाहार करने का दिन निश्चय किया। निश्चित दिन आया और हमने एकांत तलाशा जहाँ कोई देख ना सके। उस दिन पहली बार मैंने मांस देखा और भटियार खाने की डबल रोटी थी। दोनों में से एक भी चीज़ मुझे भाती नहीं थी। मांस चमड़े जैसा लगता था, खाना असंभव हो गया और मुझे उल्टी आने लगी। वो रात बहुत बुरी गुजरी। सपने में ऐसा भास होता था मानो शरीर के अंदर बकरा जिंदा हो और रो रहा हो। मैं चौंक उठा, पछताया, लेकिन मेरे मित्र हार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने मांस को अलग अलग ढंग से पकाने, सजाने और ढकने का प्रबंध किया। नदी किनारे ले जाने की बदले सरकारी डाक बंगले पर ले जाने की व्यवस्था की। रोटी की नफरत को कुछ कम पड़ी, बकरे की दया छूटी और मांस वाले पदार्थ में स्वाद आने लगा। इस तरह 1 साल बीत गया होगा और इस बार 5-6 बार मांस खाने को मिला, क्योंकि हमेशा कहाँ व्यवस्था हो, कैसे हो, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगती थीं। मुझे मांस की आदत लगा देने का, भ्रष्ट करने का था, इसलिए वे पैसा अपने पास से खर्च करते थे, पर उनके पास भी कोई अटूट खजाना नहीं था, इसलिए ऐसी दावतें कभी कभार ही हो पाती। माँ खाने को बुलाती तो आज भूख नहीं है, खाना हजम नहीं हुआ, ऐसे बहाने बनाने पड़ते थे। मैं दोस्त को सुधारने गया था, लेकिन उसकी गिरावट में मैं इतना गिरा कि मुझे होश ना रहा। इसी मित्र के कारण मैं व्यभिचार में भी फंस गया। एक बार ये मित्र मुझे एक वेश्यालय की बस्ती में ले गए, जहां मुझे योग्य सूचनाएं देकर एक स्त्री के मकान में भेजा गया। मुझे पैसे वगैरह कुछ नहीं देना था, हिसाब हो चुका था। मुझे तो सिर्फ दिल बहलाव की बातें करनी थी। मैं घर में घुस तो गया, पर जिसे ईश्वर बचाना चाहता है वह गिरने की इच्छा रखते हुए भी पवित्र रह सकता है। कोठरी में बहुत अंधेरा था। सन्नाटे में मारे शर्म के मैं बैठा रहा। उस औरत ने गुस्से में आकर मुझे 2-4 खरी खोटी सुनाई और दरवाजे की राय दिखा दी। गांधी जी को उस वक्त लगा कि मेरी मर्दानगी को बट्टा लगा और मैंने चाहा कि धरती जगह दे तो मैं उसमें समा जाऊं, पर इस तरह बचने के लिए मैंने सदा ही भगवान का आभार माना। हम पति पत्नी के बीच मतभेद होते, कलह होता और इसका एक कारण मेरी यह मित्रता थी।
मित्र ने पत्नी के विषय में कई गलत बातें बताईं और मित्र की सच्चाई के बारे में मुझे कोई संदेह था ही नहीं। इन मित्र की बातों में आकर मैंने अपनी पत्नी को कितने ही कष्ट पहुंचाए हैं। इसके बाद एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक़ लगा। हमारे पास पैसे नहीं थे। हम दोनों में से किसी का यह ख्याल तो नहीं था कि बीड़ी पीने का कोई फ़ायदा है। हमें तो सिर्फ धुआं उड़ाने में ही मज़ा आता था। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी फूंकने का शौक़ लग गया। घर के बड़े जो बीड़ी पीकर ठूंठ फेंक देते थे, हम उन्हें इकट्ठा करने लगे। ठूंठ भी हमेशा मिल नहीं सकते थे और उनमें उतना धुआं भी नहीं आता था। नौकर की जेब में से 2-4 पैसों में से एक आध पैसा चुराने की आदत डाली और हम बीड़ी खरीदने लगे। पर सवाल यह पैदा हुआ कि उसे संभाल कर कहाँ रखें। हम जानते थे कि बड़ों के देखते तो बीड़ी पी ही नहीं सकते। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुरा कर कुछ हफ्ते काम चलाया। इस पे सुना कि एक प्रकार का पेड़ होता है जिसके ठूंठ भी बीड़ी की तरह फूंके जा सकते हैं। इसके बाद भी हमें संतोष नहीं हुआ। हमें अपनी पराधीनता अखरने लगी। हमें दुख इस बात का हुआ कि बड़ों के सामने हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम ऊब गए और हमने आत्महत्या का प्रयास किया। हमने पता लगाया कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु हो जाती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए, नदी के किनारे गए, केदारनाथ के मंदिर में दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोज लिया। पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। अगर तुरंत ना मरे तो क्या होगा, क्यों ना पराधीनता ही सह ली जाए। फिर भी 2-4 बीज खाए, अधिक खाने की हिम्मत ही न पड़ी। महात्मा गांधी के हिसाब से आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं। आत्महत्या के विचार का परिणाम यह हुआ कि हम झूठी बीड़ी चुराना और नौकर के पैसों से बीड़ी खरीद कर पीना, ये जो इच्छा थी हमारी वो ख़त्म हो गई है। दुनिया में बीड़ी पीने का इतना ज़बरदस्त शौक़ क्यों है, वो बात फिर उन्हें कभी समझ नहीं आई। नौकर के पैसे चुराना, बीड़ी के ठूंठ चुराना और जो मांसाहार की प्रक्रिया पिछले 1.5 साल से चल रही थी, उसके लिए जो खर्चा था, उसका जो कर्जा था वो मेरे भाई पर हो गया। और उनके पास एक सोने का कड़ा था जिसका कुछ हिस्सा काट कर हमने लगभग 25 रुपये का कर्ज चुकाया। गांधी जी को लगा कि पिता के सामने अपने दोषों को स्वीकार करना चाहिए। पिताजी मुझे पीटेंगे इसका डर तो था ही नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी हम में से किसी भाई को पीटा था, पर खुद दुखी होंगे, शायद सिर फोड़ लें। उन्होंने आखिर में एक चिट्ठी लिखी जिसमें अपने सारे दोस्त लिखे और उसमें लिखा कि आप मुझे सज़ा देना चाहें दे सकते हैं। मैंने कांपते हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी। मैं उनके तख्ते के सामने बैठ गया। उन दिनों में भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। खटिया के बगल में लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आँखों से मोती की धारा बह पड़ी और वो धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पिताजी का दुख समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो वह चित्र असंपूर्णता से खींच सकता था। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे भेद डाला। मैं शुद्ध बना। इस प्रेम को तो अनुभव ही जान सकता था। मेरे लिए यह अहिंसा पदार्थ पाठ था। उस समय तो मैंने इसमें पिता के प्रेम के सिवा कुछ और नहीं देखा, पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसा के नाम से पहचान सकता हूँ। इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, कटु वचन कहेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, पर उन्होंने इतनी अपार शांति जो धारण की, मेरे विचार में उसका कारण अपराध की सरल स्वीकृति थी। जो मनुष्य अधिकार के सम्मुख स्वेच्छा से और निष्कपट भाव से अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह शुद्धतम प्रायश्चित कहलाता है। मैं जानता हूँ कि मेरी स्वीकृति से पिताजी मेरे विषय में निर्भय बने और उनका महान प्रेम और भी बढ़ गया। पिताजी की मृत्यु और मेरी दोहरी शर्म, अध्याय 9 पढ़ेंगे, सुनेंगे अगले अध्याय, अगली वीडियो में। नमस्कार, मैं वरुण पंचाल।